डॉक्टर अजय शर्मा। आपको प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, नेशनल टीचर्स अवार्ड आपको मिला था। देखिए, टीचर को ये भूलना पड़ेगा वो टीचर है। बच्चों को टीचर से सीखना, टीचर को बच्चों से सीखना। एक दार्शनिक ओशो ने कहा भी है, जिस स्कूल के टीचर बच्चों से सीखते हैं वो स्कूल बहुत आगे बढ़ता है। डॉक्टर नित्यानंद जी वहाँ प्रोफेसर थे डीवीएस कॉलेज में ज्योग्राफी के। बहुत तेज और शार्प व्यक्तित्व थे वो, अनुशासन प्रिय। जरा भाई भी किसी ने टस से मस किया तब एकदम टोकते थे। तो हम जैसे लोगों को बहुत डर लगता था उनसे बात करने में। दोस्तों, आपका स्वागत है अब्रेनो कॉन्शियस चैनल पर। और आज हमारे साथ डॉक्टर अजय शर्मा जी हैं और इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। डॉक्टर अजय शर्मा जी श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर, जो विद्यालय है, स्कूल है, विद्या भारती से और सीबीएसई से एफिलेटेड है, उसके संस्थापक और प्रिंसिपल रह चुके हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने ये स्कूल मात्र 23 बच्चों से शुरू किया था और फिर धीरे धीरे उन 23 बच्चों से वह स्कूल काफ़ी बड़ा हुआ और उसके आज छात्र अलग अलग फील्ड में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अजय सर को 2012 में प्रेसिडेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। नेशनल टीचर्स अवार्ड के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। और सर मुरादाबाद जनपद के रहने वाले हैं। और आज हम सर से बात करने वाले हैं और कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं ताकि वो हमें बताएं कि टीचर्स और स्टूडेंट की लाइफ से रिलेटेड प्रश्न हैं, ताकि हमें समझ में आए कि हम अपनी लाइफ को एज अ स्टूडेंट कैसे ठीक कर सकें, कैसे अच्छा बना सकें, और एज अ टीचर भी। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर अजय शर्मा सर से। और अभी जो हम ये एक तरीके का पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग एजुकेशन की फील्ड और ऐसी ही दूसरी फील्ड्स में थोड़ा कॉन्शियसनेस बरतें, थोड़ा समझें कि हम अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सर, मैं पहले प्रश्न से बात करना चाहूँगा, शुरुआत करना चाहूँगा कि जो 10th के स्टूडेंट होते हैं उन्हें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है 11th स्टैंडर्ड को लेकर के कि वो 11वीं कक्षा में कौन सा सब्जेक्ट लें। जैसे आपको पता होगा, एक हमारे पास पीसीएम रहता है, पीसीबी होता है, आर्ट्स होता है, कॉमर्स होता है। तो इस चीज़ में वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो उन्हें कैसे पता लगाएं वो लोग कि कौन सा सब्जेक्ट उनके लिए बेस्ट है? हाँ नमन जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है कि जो एजुकेशन है उसे सहज और सरल प्रक्रिया बनाने के लिए आपने ये चैनल प्रारंभ किया है। एजुकेशन प्रोसेस जितना कठिन लगता है, जितना दूर का लगता है, उतना ही नॉलेज, जो व्यवहारिक ज्ञान उससे प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जो सरल सहज होता है उससे व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं और बच्चे खुश रहते हैं। तो उसी के संदर्भ में मैं उत्तर भी देना चाहूँगा। ये जो स्टीम का बात थी, बच्चों की राय पीछे होती थी, पेरेंट्स की राय आगे होती थी। पेरेंट्स चाहते थे कि कौन कौन से बच्चे आज तरक्की कर रहे हैं, मेरा बच्चा भी वैसा बने। तो ज़बरदस्ती उसकी इच्छाओं को मारकर बिना मनोविज्ञान का सहारा लिए उस पर स्टीम लाते थे। इसलिए वो कंफ्यूज होता था, मैं क्या लूँ, मन कुछ और करना कुछ और। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है उसमें इसका बहुत बड़ा समाधान है। अब स्टीम कुछ नहीं होगी। स्टीम की जो दीवारें थीं वो ढा दी गई हैं। अब केवल सब्जेक्ट्स होंगे। जिस बच्चे पर फिजिक्स केमिस्ट्री है वो हिस्ट्री भी ले सकता है, ज्योग्राफी भी ले सकता है। और दूसरे 10th के बाद चयन नहीं, अपने सब्जेक्ट का चयन भी 8th के बाद करेंगे। अब 10+2+3 की जगह 5+3+3+4 ये स्कूलिंग
सिस्टम बन गया है, ये ढांचा बना है शिक्षा का। जो लास्ट के 4 हैं वो 9 to 12 हैं। इसमें 10th का बोर्ड रहेगा नहीं, और पहले साल 9th, फिर 10th, फिर 11th, फिर 12th का बोर्ड होगा। तो बोर्ड का भी केवल एक, और कक्षा 8 के बाद वो अपने सब्जेक्ट अपने रुचि के अनुसार चुनें और निश्चिंतता से पढ़ें, बिना बोझ के पढ़ें। ऐसे सब्जेक्ट लें जिनमें उनकी रुचि हो, जिनमें उन्हें नकल ना करनी पड़े, जिन्हें उन्हें रटना ना पड़े, ताकि नॉलेज सीधे दिल तक पहुँचे, सीधे मस्तिष्क तक पहुँचे, ताकि अपने जीवन में पढ़े लिखे का व्यवहार वो कर सके। कन्फ्यूजन काफ़ी दूर होगा NEP 2020 के इम्प्लीमेंटेशन से। जी सर, मतलब अब वो उस प्रकार का कन्फ्यूजन अब नहीं होने वाला बच्चों में, अब वो सीधा अपना सब्जेक्ट समझ सकते हैं 8वीं कक्षा से ही। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा सर, एक ही इसी में से मैं प्रश्न उठाना चाहूँगा, अगर 8वीं कक्षा का भी छात्र है तो वो कैसे समझ पाएगा कि उसे क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, उसे क्या देखना चाहिए ऐसा समझने के लिए? देखिए, बालक को अब हमें लगता है वो कैसे समझ पाएगा, और ये जब लगता है तभी टीचर्स, स्कूल और पेरेंट्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं। बच्चे में विश्वास करने वाली बात है। बच्चा कैसे समझ लेता है मुझे साइकिल सीखना है, बच्चा कैसे समझ लेता है मुझे मोबाइल चलाना सीखना है। अपने पिता से भी ज़्यादा तेज़ मोबाइल चलाने में बच्चे हैं आजकल। बच्चे स्वयं अपना चुनते हैं, उन्हें आगे लाने की बात होती है। बच्चे बहुत होशियार हैं, मुझे इस कलर का बैग चाहिए, मुझे इस कलर का पेन चाहिए। सब बच्चे बहुत, अगर उन्हें जहाँ आगे रखा जा रहा है वो अपने बारे में डिसीजन ले रहे हैं, और उनके जो डिसीजन ले रहे हैं उसे बहुत अधिक दबाने की आवश्यकता नहीं है, उसे उभारने की आवश्यकता है। बच्चा जो चुनेगा वो स्थायी चुनेगा और जीवन भर हंसी खुशी शिक्षा प्राप्त करेगा। हम जो चुनकर देते हैं वो जबरदस्ती चुनता है, जीवन भर बोझिल शिक्षा को वो ढोता रहता है, और यह अपना जीवन भी वो थोड़ा सा डाउन ही रखता है। जी जी, मतलब हमें बस उन्हें उसे छूट देनी है, हल्का सा मोटिवेट करना है। मोटिवेट जरूर करना है। मोटिवेट तो आप हमें खेत जोतना है, जी फसल वो खुद बोएगा। जी जी। सर, एक अगला प्रश्न जो है वो है एग्ज़ाम फियर के प्रति, कि खासकर बोर्ड एग्ज़ाम्स के प्रति, कि बच्चों को एक डर रहता है, तो वो कैसे हटाया जाए? असल में बच्चे पर दबाव बनाने का फैशन है। एक थ्रॉट कट कंपटीशन चालू है। माँ बाप अपने रिलेशन के जो बच्चे हैं, अपने पड़ोसियों के जो अच्छे बच्चे हैं, उनसे रोज़ाना सुबह शाम तुलना करते हैं बच्चे की, अपने बच्चे को डिमोरलाइज करते हैं। तेरे मामा का बच्चा कैसा है इसकी, और ताऊ का बच्चा कैसा है इसके एग्जाम्पल दे देकर उसे धरातल पर ला देते हैं। ऐसे ही स्कूल में बहुत तेज बच्चे का उदाहरण हर टीचर देता है, तुम वैसा बनो, तुम वैसा बनो। जबकि माता पिता को और टीचर्स को ये मालूम होना चाहिए कि भगवान ने 2 एक सी मेधा के बच्चे बनाए नहीं हैं। जिस प्रकार चेहरा एक सा नहीं बनाया, उसी प्रकार उन्होंने मेधा भी अलग अलग बनाई है। उसे शाबाशी देने की जगह हम जब दूसरों से तुलना करते समय उसे बार बार हरा देते हैं, तो वो भी टीचर की बात का और पेरेंट्स की बात को कम मानने लगता है। और वो अपनी बात मनाने का तरीका है कि टीचर भी उसे बोर्ड का डर लगाते हैं और पेरेंट्स भी उसे बोर्ड से डराते हैं कि बोर्ड है पढ़ ले, बोर्ड है कर लो, बोर्ड है ये कर लो। जैसे बोर्ड नहीं हो गया, कोई एक हवा हो गया। जैसे माँ बच्चे को कि चल वो हवा आ जाएगा नहीं तो सो जा, शेर आ जाएगा नहीं तो दूध पी ले, ऐसे ही टीचर और पेरेंट्स के दिमाग में बोर्ड का भय दिखाने का एक टूल्स है वो बच्चों के दिमाग में। इसलिए जैसे बच्चे हवा से डरते हैं, ऐसे बच्चे बोर्ड से डरते हैं। वास्तव में बोर्ड एक साधारण परीक्षा है, केवल दूसरे स्कूल में बैठकर देनी है। दूसरे पेपर बनाते हैं, दूसरे उसे इवेल्यूट करते हैं। इसके अलावा कुछ बोर्ड है नहीं, सरल होता है।
जो अपने होम एग्ज़ाम होते हैं उसके मुकाबले बोर्ड सरल होता है, लेकिन उसका हवा सब लोगों ने, बड़ों ने बना रखा है। जब वो बनाना छोड़ देंगे, बच्चे डरना छोड़ देंगे। बच्चे शेर बन के जब परीक्षा देते हैं तो वो बहुत ऊंची छलांग लगाते हैं। बच्चे गीदड़ और लोमड़ी बन के जब परीक्षा देते हैं तब वो घिसटते हैं। तो हमें शेर बनाने में पेरेंट्स की भी भूमिका है और टीचर्स की भी भूमिका रहती है। मतलब कि यहाँ पे पेरेंट्स को समझना चाहिए, टीचर्स को भी समझना चाहिए। सर, बात करते हैं टीचर्स और स्टूडेंट के बीच जो कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, उस गैप को कैसे ख़त्म किया जाए? क्योंकि हमें पता है एक क्लास में काफ़ी बच्चे होते हैं और टीचर सब पर ध्यान नहीं दे पाते। फिर भी एक कम्युनिकेशन जो गैप रह जाता है उस पर हम कैसे ध्यान दें? देखिए, टीचर को ये भूलना पड़ेगा वो टीचर है। आजकल टीचिंग नहीं होती है। ये एनईपी के बाद में एक तरीके से थोड़ा सा चेंज हुआ है एटमॉस्फेयर। जी। अब वो टीचिंग की जगह लर्निंग है। जी। बच्चों को टीचर से सीखना, टीचर को बच्चों से सीखना। एक दार्शनिक ओशो ने कहा भी है, जिस स्कूल के टीचर बच्चों से सीखते हैं वो स्कूल बहुत आगे बढ़ता है। टीचर जब कोई भी कम्युनिकेशन का जो बेस है, टीचर खुद बनेंगे कि मैं जितना बात करूँगा उतनी होगी, तब वो अधूरापन रहेगा जो प्रश्न आपने किया है। लेकिन टीचर भी करे, बच्चे भी करें। 40 बच्चे हैं क्लास में, वो भी अपनी बात टीचर के से रखें, इंडिविजुअल बातें भी टीचर से हों, और टीचर उन्हें अतिरिक्त न मानकर उनके साथ बातचीत करें। जब आपस में एक समूह के रूप में बातचीत करेंगे तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है। किसी भी प्रकार का संकोच बच्चों के मस्तिष्क में नहीं रहना चाहिए कि मैंने ये कहा तो ये डांट देंगे। ये भूमिका से बाहर होना होगा। और दूसरे, टीचर केवल अपने सब्जेक्ट, और सूखा सब्जेक्ट कहूँगा मैं, उसी की बात करते हैं, तब कम्युनिकेशन गैप बढ़ता है। टीचर थोड़ा सा इनफॉर्मल रिलेशन रखें और भी बातें करें। जो बच्चा जिस चीज़ में, जिस फील्ड में आगे है, उसकी बात उससे करें ताकि बच्चा अंदर से खुश हो। पढ़ तो वो खुद लेगा। पढ़ाने की जिम्मेदारी जो टीचर लेते हैं वो दबाव में रहते हैं। पढ़ाएगा तो बच्चा। जैसे मिट्टी के द्रोण ने कभी एकलव्य को पढ़ाया नहीं, लेकिन एकलव्य बहुत तेज निकल गया। ऐसे ही कोई टीचर पढ़ाता होता तो जिस क्लास में वो पढ़ाता है उसमें सबके एक से मार्क्स आते, किसी की 40% आते, किसी की 90% आते हैं। तो ये पढ़ने वाले के ऊपर है, सीखने वाले के ऊपर है, उसका वातावरण टीचर को बनाना। तो इसलिए उसे इनफॉर्मल रिलेशन रखेंगे, जितना बच्चों को खुश रखेंगे, जितना बच्चे को प्रेरित कर सकेंगे, जितने बच्चे में जिज्ञासा पैदा कर सकेंगे, उतना ही कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी और उतना ही बच्चे को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाएगा। ये सर काफ़ी अच्छी और सही सटीक बात आपने बताई, क्योंकि आजकल टीचर्स एक अलग ही प्रकार का मानसिकता लेकर के बच्चों को पढ़ाते हैं। सटीक है या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन मैंने इन बातों को अपने जीवन में जिया है। जी सर, पनिशमेंट की जो प्रथा है, इसे मैं प्रथा नहीं कहूँगा, हो सकता है कुप्रथा हो। जिस प्रकार की पनिशमेंट हम देखते हैं स्कूल्स में, कभी कभी फिजिकल पनिशमेंट देखते हैं, तो आपका क्या कहना है उस पर? देखिए, पनिशमेंट जो अगर ये है तो देने वाले की कमियां हैं ऐसा माना जाता है। उसमें धीरज का अभाव है, उसमें अतिरिक्त क्रोध है, उसमें अपने प्रति झुंझलाहट है, उसमें अपने घर और अपने व्यवहार के प्रति कलेश है। यानी स्वयं अंदर से वो खुश नहीं है। अंदर से जो खुश होगा वो कभी बच्चे को पनिश नहीं करेगा, पनिश करने की नौबत ही नहीं आएगी। जिम्मेदारी साथ साथ बहन की जाए, ऐसा वातावरण बनाना चाहिए। अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना,
और उसके प्रति मार तोड़ करके बच्चे को वो सही करने की कोशिश करना, ये अब नहीं रहा है। बच्चा बिना दंड के ज़्यादा सीखता है, बशर्ते उसके दिल को छूने वाली बातें हों। जी। तो टीचर को उन बातों पे जाना पड़ेगा कि किसी बच्चे के कोई प्रॉब्लम है तो उसका मूल क्या है। एक्शन रिसर्च जो हो रही हैं आजकल, क्रिया शोध जिसे कहा जाता है, वो इस प्रकार की समस्याएं जो मूल हैं उसे नष्ट करने के लिए होती हैं। जो टीचर डंडे से समस्या का समाधान करते हैं, वो समस्या का समाधान कभी नहीं करते, समस्या को बढ़ाते हैं। जी। उस समय थोड़ा, जैसे एक फोड़ा किसी के निकला, उस पर मल्हम लगा दो, हो सकता है वो सही हो जाए, उसे ऑपरेट कर दो, हो सकता है वो सही हो जाए, लेकिन फिर दूसरी जगह निकल आएगा। हाँ। इसलिए समस्या का समाधान दंड नहीं है, समस्या का समाधान उसके जो मूल है उसे नष्ट करने में है। तो उसकी अगर जिसके फोड़े निकल रहे हैं, फुंसी निकल रही हैं, कोई स्किन की डिसीज़ है, तो उसके खून को साफ किया जाए ताकि और फोड़े ना निकलें। इसलिए दंड से दबता है और प्यार से, प्रेम से, उसके मूल को समाप्त करने से, मूल में पहुंचने से उसका समाधान होता है। इसलिए मैं तो ये चाहूँगा कि छोटी छोटी बातों पर भी छोटे छोटे क्रिया शोध करने का अभ्यास हमारे अध्यापकों को बने, ताकि मूल की समस्या जाने उसे, और बच्चे बिना दंड के आगे बढ़ें। जी। सर, क्या कभी ऐसा हो सकता है या ज़रूरत पड़ सकती है कि दंड की आवश्यकता लेनी पड़े? नहीं पड़ेगी। नहीं, कभी नहीं हो सकता। अब वो ऐसा होगा भी नहीं है। बच्चे इतने आगे बढ़ रहे हैं और बाल केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था है, और हम सब मिलकर सीखने का वातावरण बनाते हैं। ये जब बनेगा जब हम सहयोगी वातावरण में रहेंगे, एक कोऑपरेटिव नेचर हो दोनों की। जी। केवल ये नहीं कि मेरी जिम्मेदारी पढ़ाना, मेरी जिम्मेदारी याद कराना, तो बच्चे डर के मारे रट के याद करते हैं। बच्चे अच्छे अंक लाने के लिए, जिनके घर में पिटाई होती है कम अंक आने पर, उनके बच्चे फिर नकल करते हैं कि मैं पिटाई से बचने के लिए नकल कर लूँ, यूएफएम इस्तेमाल करते हैं, तो दूसरी कमियां आ जाती हैं। इसलिए बिना डराए जो पॉजिटिव उन्हें प्रेरणा दी जा सकती हैं, जो सकारात्मक प्रेरणाएं हैं, उसका एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी। इसके लिए आजकल के माहौल में थोड़ा कठिन लगता होगा, लेकिन वो भी एक में हल वही है बस। जी। सर, आपको पता है जैसे आज के समय में टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ चुकी है, तो हमें विद्यालयों में, स्कूल्स में, या अगर हम कहें कोचिंग में भी टेक्नोलॉजी का सहायता लेनी चाहिए, या फिर वो आलसी बना देता है बच्चों को? आपका क्या कहना है इस पर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना भी यूज़ करेंगे वो हमारे लिए अच्छा होगा, जी। क्योंकि बच्चे तो तैयार हैं उसके लिए। बच्चे टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं। कितना भी हम अपने को मानते हैं कि हम शुरुआत करेंगे, बच्चे हमसे पहले वहाँ पहुँच चुके हैं। हम जैसे कितने शिक्षक जिन्हें वो बिना फीस के जिनसे पढ़ रहे हैं, ऐसे उनके आसपास हैं। बच्चा जो करता है, सीखा हुआ लगता है, 80% वो हमारे अलावा सीख चुका होता है। हमने नहीं सिखाया फिर भी सीखा हुआ होता है। इसलिए तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे तो उनके लेवल पर हम आ जाएंगे। अगर अपने ऊपर ही रहे, विदाउट टेक्नोलॉजी हमने पढ़ाया या सिखाया, तब वो उनसे पीछे ही रहेंगे हम। भले ही डिसिप्लिन के कारण बच्चे कोई उसे सब चुपचाप सुनते हैं, लेकिन उनके जो डेवलप स्टूडेंट है उसके मुकाबले, उसके लिए हम डेवलप टीचर के रूप में यदि आना है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। प्रोजेक्टर है, और आपके यूट्यूब्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, इस टाइप की सभी टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल की जा सकती हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अब इस समय युग है। जितना ज़्यादा इसका यूज़ करेंगे उतना लाभ रहेगा, क्योंकि ये शिक्षा, पूरा विश्व छोटा हो गया है। शिक्षा कोई केवल राज्यों के विषय नहीं रह गई है,
बल्कि देश का भी हो गई है और ग्लोबल भी हो गई है। जी। अमेरिका में बच्चे कैसे सीख रहे हैं, फ्रांस में कैसे सीख रहे हैं, डेवलप्ड नेशन में कैसे सीख रहे हैं, वैसे हमें अपने यहाँ करना पड़ेगा जी। धीरे धीरे। मैनुअल तो वरीयता रहती ही है, लेकिन इसका यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया का हो, ये ज़रूरी रहता है। सर, आपके हिसाब से टीचर्स का पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए, बेस्ट तरीका, और उनकी मोटिवेशन क्या होनी चाहिए? जैसे काफ़ी टीचर्स की मोटिवेशन सिर्फ पैसा होता है, तो क्या ये सही है या फिर ये गलत है? और इसको अगर गलत है तो कैसे सुधारा जाए? सर, इसमें 2 प्रश्न हैं। तो जैसा आपने कहा कि कैसे पढ़ाए, जी। एक तो टीचर को भूलना पड़ेगा मुझे पढ़ाना है, मुझे सीखना है, इन्हें सीखना है, उन्हें सीखने का वातावरण बनाना, और मुझे इनसे सीखना है, ऐसा वातावरण बनाना चाहिए। जी। और जो टीचर ऐसा बनाते हैं वो सीखते सिखाते बहुत ज़्यादा हैं। इसमें जैसे कई बार कोई चीज क्वेश्चन का आंसर टीचर नहीं भी दे पाया, और उसने अपने को ये शो कर रखा है मैं भी सीख रहा हूँ, तो उससे ज़्यादा फील नहीं होता। जी। इसलिए सीखने का वातावरण बनाना ये ज़रूरी है। दूसरे वरीयता, आपने जैसे कहा कि वेतन तो ज़रूरी है ही। जब व्यक्ति काम करेगा तो उसकी गृहस्थी भी है, तो इसके बारे में हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जो भी पारिवारिक खर्चे हैं वो आराम से चल जाएं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमेशा प्रोफेशन के साथ उसे जोड़ना ये नहीं, ये जो सेवा, ये जो लर्निंग है या टीचिंग है, ये बहुत बड़ी सेवा का काम है। जी। जिस प्रकार से माता पिता मिलकर एक बच्चे में संस्कार पैदा करते हैं, टीचर 30-40 बच्चों में संस्कार और शिक्षण के क्षेत्र में संस्कार पैदा करता है। तो अगर वो पैसे को बीच में लाएंगे तब वो मस्तिष्क में नए नए प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जी। वो है ज़रूरी, लेकिन बच्चे का जो विकास है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसे वो अपना प्रथम लक्ष्य माने। इसलिए जो पहले गुरु या वो होते थे वो आर्थिक दृष्टि से थोड़ा पिछड़ी होते थे, ऐसा मैंने सुना है। आजकल सबका स्तर बढ़ रहा है, वो स्तर भी बढ़ेगा। भगवान से प्रार्थना है कि उनका सब लोग उनके बारे में सोचें, लेकिन वो ये सोचें कि मैं जो कर रहा हूँ ये समाज की, देश की, राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा है। जी। सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम दूसरे को जानें। अपने छात्रों को जो टीचर जानता है वो अच्छी तरह अपनी चीज़ को ला सकता है। अपने को केवल उन्हें ये लगे बच्चों को कि ये जो टीचर हैं ये हमसे एक कदम आगे हैं, ना 10 कदम आगे रहना, ना उनसे पीछे रहना। अगर योग्यता ज़्यादा है, निश्चित ही योग्यता ज़्यादा होगी, लेकिन उसका शो कर करके वो जो बहुत आगे हो जाते हैं टीचर, ऐसा वातावरण बनाएंगे तो बच्चे कम सीखेंगे। बच्चों को ये चाहिए कि हम एक हाथ बढ़ाकर एक कदम तेज चल के इन्हें पकड़ सकते हैं, पकड़ाई में कभी नहीं आए, लेकिन बच्चों को ये लगता रहेगा कि हम ये इनकी तरह लिख सकते हैं, इनकी तरह हम बोल सकते हैं, इनकी तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। तब वो अच्छा मेथड माना जाएगा पढ़ाने का। उनके साथ रहना बच्चों के, एक प्रकार का मोटिवेशन मिलता रहेगा। मोटिवेशन अपने व्यवहार से बोल कर नहीं। जी। उपदेश से बच्चे नहीं सीखेंगे, अपने आचरण से बच्चे सीखेंगे। टीचर का जैसा आचरण होगा वो टाइम से आएगा, उसके कपड़े साफ होंगे, प्रेस्ड होंगे, तो बच्चों को कहने की जरूरत नहीं है कि हर काम टाइम से करो और अपने यूनिफॉर्म को साफ रखो। वो बच्चे खुद सीख जाएंगे। अपना ऐसा आचरण करें, आचरण से सीखें, बच्चे सीखते ही हैं। सर, मेरा अगला प्रश्न है कि टीचर्स और पेरेंट्स के बीच हम कैसे कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं, बिठा सकते हैं? ये प्रश्न बहुत अच्छा है, और अगर बच्चे का विकास
सहजता से करना है, तब पेरेंट्स का और टीचर्स का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। दोनों में जहाँ समन्वय है, दोनों अपने दायित्वों को भी समझते हैं, दूसरे की मर्यादाओं को भी समझते हैं, वहाँ बच्चे के लिए हरा हरा वातावरण रहता है। वास्तव में पेरेंट्स ये ना समझें कि सारी जिम्मेदारी टीचर की है। जैसे और चीज़ें ठेके पर देने की प्रथा है, वैसे अपने बच्चे की शिक्षा और विकास ये ठेके पर जो पेरेंट्स देते हैं वो अंत में पछताते हैं। उन्हें शनै शनै टीचर्स के साथ मिलकर उसकी उनसे ये पूछ कर कि हमारी भूमिका इसमें क्या है, बच्चे की लर्निंग अच्छी हो, उसका डेवलपमेंट अच्छा हो, उसका संस्कार पक्ष अच्छा हो, तब हमारी क्या भूमिका है। ऐसे ही टीचर्स को भी, अभिभावक को, पेरेंट्स को पूरा समझना, केवल कि ये तो कमी निकालते रहते हैं, ये तो अपने बच्चे का हित चाहते हैं, इन्हें तो हमारा को मतलब ही नहीं है, इस प्रकार की नकारात्मक छवि बनाने की जगह उनसे पूछकर अपनी भूमिका तय करना टीचर, और बच्चे के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, घर विद्यालय बन जाए और विद्यालय घर बन जाए। जब ऐसा होगा तो बच्चा घर जाते हुए भी खुश होगा, विद्यालय आते हुए भी खुश होगा, कहीं उस पर बोझ नहीं होगा। देखिए, टीचर बच्चों को पढ़ाते अवश्य हैं, लेकिन बच्चे उनके उतने नहीं होते जितने पेरेंट्स के होते हैं। अतः अभिभावक और पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत अधिक बनती है। वो ही किस विद्यालय में बच्चे को पढ़ाना है ये तय करते हैं, वो ही जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, उन्हें अपने बच्चे के लिए अनुकूल बनाते हैं। तो दोनों का, टीचर का और पेरेंट्स का समन्वय बालक के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। एक को छोड़कर बालक के सर्वांगीण विकास की कल्पना करना ये असंभव है। जी। इसके लिए समय समय पर दोनों मिलते रहें, हृदय से मिलें और सकारात्मक मन से मिलें। दोनों का लक्ष्य एक है, एक लक्ष्य के पथिक हैं, ऐसा दोनों व्यवहार करें, ऐसे प्रयोग करें। सर, अगला प्रश्न है कि अगर हम देखें, हमारे पास दो फैक्टर्स या दो पॉइंट्स हैं। एक को हम कहेंगे नॉलेजेबल होना, नॉलेज गेन करना, और एक को हम कहेंगे इंटेलिजेंट होना। तो इन दोनों में आपके हिसाब से क्या फ़र्क होता है, क्या इनकी परिभाषाएं हैं, और क्या हम विद्यालयों में बच्चों को ये दोनों चीज़ें ही प्रदान कर पा रहे हैं या नहीं? और इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि ऐसा क्या होता है कि कुछ ही बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन बाकी बच्चे रह जाते हैं? देखिए, नॉलेज और इंटेलिजेंस ये दोनों एक से लगते होंगे, लेकिन पतली झिल्ली का इनमें अंतर है। जो नॉलेज है वो परीक्षा में पास करा सकती है, अच्छे मार्क्स दिला सकती है, लेकिन हर बाधा को पार कर देगी। नॉलेज में ये बड़ा कठिन होता है। उसके लिए फिर इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज की जब प्रैक्टिस करते हैं तब वो उसमें इंटेलिजेंस आती है। नॉलेज के बाद में इंटेलिजेंस है, और उसका किसी भी नॉलेज का व्यवहारिक उपयोग जब बार बार होता है, प्रैक्टिकल जब बार बार होता है, तो वो हमारे रग रग में वो नॉलेज समाती है, और वो एक तरीके से हम इंटेलिजेंस हैं ऐसा वो बनाती है। किसी चीज़ की जानकारी होना अलग बात है, लेकिन उसे व्यवहार में लाना ये अलग बात है।
दूसरा प्रश्न आपने जो किया, कंपटीशन के लिए जब कंपटीशन हो तब की सावधानता उतनी सफल नहीं होती। जो नियमित साधना करते हैं, जैसे किसी भी कंपटीशन का जब मूड बनाया, जब तय हुआ मुझे वो कंपटीशन देना है, तो उस समय से ही अपना नज़रिया बदल लेना। लिखना तो सुंदर लिखना, लिखना तो स्पीड के साथ लिखना, ऐसे मित्रता करना जो हमारे लिए इसमें लाभकारी हों। कोई भी चीज़ समझना तो मन से समझने के लिए बैठना। जैसे क्लास में एक तो शरीर बैठा है, आपकी अटेंडेंस लग गई, लेकिन मन यदि बाहर घूम रहा है तो आपका शरीर अटेंडेंस होने पर भी, अटेंड करने पर भी वो क्लास अटेंड किया ऐसा नहीं माना जाएगा। मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर सबके साथ क्लास में बैठना। और जितनी भी लीव होती हैं, चाहे संडे की होगी चाहे किसी त्यौहार की होगी, हर लीव को प्रिपरेशन लीव मानना कि इस लीव का यूज मैं ऐसे करूँगा। कंपटीशन की टेक्निक्स होती हैं। हर कंपटीशन केवल नॉलेज से ही फाइट किया जाता है, ऐसा नहीं है। टेक्निक्स बहुत आगे ले जाती हैं। तो अच्छी अच्छी कोचिंग जो हैं वो सक्सेस इसीलिए पा रही हैं कि वो पढ़ा तो सभी रहे हैं, लेकिन वो टेक्निक्स ज़्यादा बताते हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा कराते हैं। ऐसे ही बच्चों को जो कंपटीशन देने वाले स्टूडेंट हैं, उन्हें अपने लेवल, अपने ऊपर प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए, अपने समय का सदुपयोग ज़्यादा करना चाहिए, अपने शरीर को थोड़ा सा पौष्टिक मजबूत रखना चाहिए। शरीर जब मजबूत होता है तभी वो अच्छा सीख पाते हैं, सरलता से सीख पाते हैं। उसके लिए अच्छा पौष्टिक खान पान, दैनिक व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान और एकाग्रचित्तता पढ़ते समय और अपना लक्ष्य बनाकर पढ़ाई, ये सब बातें करते हैं जो बच्चे, वो कंपटीशन में सफल होते हैं। केवल पढ़ते 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 लिखते 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 ऐसा जो ज़्यादा दिखते हैं, वो ज़रूर नहीं है वो सफल ही हों। हपन मौला मन, खिलाड़ी भाव, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, इससे जो लेते हैं वो किसी भी समस्या से विचलित नहीं होते, संभल जाते हैं और वो अच्छी तरह फाइट भी करते हैं कंपटीशन और सक्सेस भी प्राप्त करते हैं। जी सर। सर, एक प्रश्न है जो आपके जीवन से ही रिलेटेड है। 1985 में जब आपने श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर की शुरुआत की थी 23 बच्चों के साथ, तो उस समय से लेकर के उस विद्यालय को एक बहुत ही बड़ी दिशा देना, वहाँ तक का जो सफ़र था, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स रहीं या फिर एक इंसान को आ सकती हैं, आती हैं जब वो कोई नई चीज़ शुरू करता है? तो ऐसा है कि बहुत अधिक कंपटीशन एकदम बड़ों से करना, तब समस्याएं ज़्यादा आती हैं। अपनी क्षमता जितनी है उतना ही पूरा झोंक कर काम करना, उससे समस्याएं कम आती हैं और प्रगति भी होती है। जब 23 बच्चों के साथ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, भावुक कर देने वाला। जब 23 बच्चों के साथ स्कूल शुरू किया था तो हम भी बच्चों की तरह खेलते थे, हमारे सब टीचर बच्चों की तरह खेलते थे। जब मध्यावकाश होता था या कोई वैसी बेला होती थी खेल की, तो हम सब मैदान में रहते थे। कभी हम बॉलिंग करते थे, कभी हम बैटिंग करते थे, बच्चे भी खुश। धीरे धीरे बच्चों का खिलखिलाना होता रहा, सब कुछ अचीव करते रहे जो किसी भी सफल स्कूल के लिए आवश्यक होता है। हमें लोग इसका श्रेय देते रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छे वातावरण में
हंसी खुशी के वातावरण में अपने को सामान्य मानते हुए, बिना किसी उपदेश दिए हुए अपने काम को कराने वाले, ऐसा व्यवहार जब होता है तब बड़ा स्मूथली होता है। 23 बच्चों से शुरुआत, और एक गेस्ट हाउस में कक्षाओं की शुरुआत, फिर अपने विद्यालय में जाना, वहाँ 89 में कक्षा 10 का पहला बैच निकालना, जिसमें 4 बच्चे अनुत्तीर्ण भी हुए थे, मुझे याद है। लेकिन उसके बाद हमारे बच्चे अनुत्तीर्ण भी नहीं हुए, और अब तो स्थिति ये है कि हम 90% प्लस, ऐसे 50% जो अपेयर होते हैं बोर्ड के बच्चे, उनका 50% बच्चे 90% प्लस मार्क्स लाते हैं। बोर्ड में भी पूरी सीबीएसई में 3rd प्लेस यहाँ के बच्चे का रहा है। हजारों बच्चे इंजीनियर हैं, सैकड़ों डॉक्टर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, सब बड़ी बड़ी सेवाओं में, जैसा आपने बताया भी, आप जैसे भी हैं, बड़ी बड़ी सेवाओं में बड़े बड़े काम वो कर रहे हैं। हमें खुशी होती है, लेकिन कभी भी आज तक भी ये नहीं महसूस होता ये मैंने किया है। ये हुआ है, ये टीम के द्वारा हुआ है। टीम की संरचना करना, एक यह हो जाना, ये बहुत सहज और सरल भाव का विषय है। जो डींग मारकर करने की कोशिश करते हैं वो फेल होते हैं। जो केवल टीम को आगे बढ़ाकर टीम स्पिरिट जगाने की कोशिश करते हैं वो बहुत अधिक अच्छे तरीके से पास होते हैं। ये मेरा विद्यालय संचालन का अनुभव है और एक सुखद अनुभव है। आज बच्चे जहाँ हैं, मैं जहाँ हूँ, सब सहजता की प्रक्रिया से उत्पन्न हुए हैं। आपको प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेशनल टीचर्स अवार्ड आपको मिला था 5 सितंबर को। तो उसका आप एक्सपीरियंस बताइए हमारे दर्शकों को, कैसा था? मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लगा था। इसलिए नहीं कि मैं बहुत योग्य हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे जो अच्छे काम किए हैं उसका मुझे फल मिल रहा है, बल्कि इसलिए कि मेरे साथियों ने मिलकर जो ऐसा एक स्थान बनाया था देश के सामने और सीबीएसई में, वहाँ उसकी रिकॉग्निशन हुई है। इस प्रकार के बड़े पुरस्कार, इस प्रकार के बड़े सम्मान जब मिलते हैं तो मन को बड़ी संतुष्टि मिलती है। हमारे कामों को भी कोई मान्यता मिली तो वो खुशी मुझे भी हुई। लेकिन मैं आपको हृदय से बता रहा हूँ कि आप हमारे बच्चे हैं, कि कभी भी मेरे मन में ये नहीं आया कि ये मुझे मिला है। अब स्कूल साफ रहता है, जो एक अच्छा लगता है। हमारी बसें सड़कों पर एक्सीडेंट नहीं करती, धीमे धीमे चलती हैं, तो हमारे ड्राइवर अच्छा काम करते हैं, तारीफ प्रधानाचार्य की होती है। स्कूल साफ रहता है, सफाई कर्मी सफाई करते हैं, तारीफ प्रधानाचार्य की होती है। रिजल्ट अच्छे रहते हैं तो टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा बच्चों का सहयोग लेते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, सकारात्मक अभिभावक मिले हैं। लेकिन श्रेय प्रधानाचार्य को जाता है। इसलिए पुरस्कार सबको ले जाकर मिलना मुश्किल था। एक व्यक्ति प्रतिनिधि चुन लिया तो मैं उसको ले आया, लेकिन जो भी पुरस्कार है वो पूरे श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर फैमिली के लिए ही माना जाएगा, वो ऐसा मैं अब भी मानता हूँ। जी सर। सर, एक आखिरी प्रश्न, और वो प्रश्न है कि आपके जीवन में से कोई ऐसा इंस्टेंस जो कि थोड़ा हंसी वाला हो, हास्य हो, तो आप अगर शेयर करना चाहें तो हमारे ऑडियंस को। बहुत बहुत हुए हैं, लेकिन आप बात कर रहे हो उत्तर में कौन सा निकल आए, तो मैं बताता हूँ। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और प्रचारक भी मैं देहरादून में रहा हूँ। तो वहाँ हमारे प्रांत कारवा थे डॉक्टर नित्यानंद जी, वहाँ प्रोफेसर थे डीवीएस कॉलेज में ज्योग्राफी के। बहुत तेज और शार्प व्यक्तित्व थे वो।
अनुशासन प्रिय, जरा भाई से भी किसी ने टस से मस किया तब एकदम टोकते थे। तो हम जैसे लोगों को बहुत डर लगता था उनसे बात करने में। एक बार मैं उनके पास गया तो एक कार्यकर्ता के बारे में उन्होंने पूछा, डॉक्टर नित्यानंद जी ने, कि भाई वो दिखाई नहीं दे रहे हैं बहुत दिनों से। तो मेरे मुंह से निकला कि उनके भाई साहब उनके लड़का हुआ है। तो बोले उनके लड़का? तो मैं समझा कोई मैंने गलत कह दिया। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने सुधार कर लिया। मैंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, उनके नहीं, उनकी पत्नी के हुआ है। तो मेरा ये कहते हुए वो मैंने कभी हंसते हुए नहीं देखे थे, लेकिन वो बड़े ही खिलखिला के हंसे। बोले नहीं नहीं भाई, मैं इसलिए थोड़ी कह रहा हूँ, लड़के बच्चा तो पत्नी का ही होगा, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तो कुछ दिन पहले शादी हुई थी, तो मैं अनुमान गलत लगा गया फिर। ठीक है, तो ऐसी हास्य छड़काएँ, ओवर कॉन्शियसनेस कई बार पैदा कर देती है। तो ये ऐसे एक बहुत एग्जाम्पल हैं, अब जो इस समय याद आ गया वो मैंने आपको बताया है। वैसे सर प्रश्न तो बहुत हैं मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ, लेकिन आपने जो समय दिया है हमें ये काफ़ी उपयोगी है, खासकर उन टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं और उनसे निकलना चाहते हैं। आपका सर बहुत धन्यवाद, आपने जो समय मेरी दिया। ओर से भी धन्यवाद और शुभकामनाएं। धन्यवाद और सर। आपने जिस लिए अपना चैनल शुरू किया है, भगवान उसमें सफलता प्रदान करें। कई बार, क्योंकि मुझे बड़े बड़े समारोह में जाने का स्वभाव नहीं है, जी लेकिन टीचर्स से और बच्चों से बात करने का मेरा शौक़ है। तो जब भी आप कहेंगे तो मैं उसके लिए तैयार रहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर।